Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टेट विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आज मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो मैंने इससे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आज की PDF डाली थी, तो उसके क्वेश्चन है ये। और आपको इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर जुड़ें। तो देखो, जो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मेरा आज का वीडियो है, वो नेट JRF, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा ये आज का पेपर है वो नेट JRF का मॉडल पेपर सेट 34वां है। कौन सा है? मॉडल पेपर सेट 34वां है। और यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 434 से लेकर 454 तक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और आपको इन क्वेश्चनों को, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मैंने इसकी 20 क्वेश्चनों की PDF बना के डाली थी, और उसके लिए मैंने 20 मिनट का टाइम सेट किया था। और उसमें मैंने स्कोर दिया था कि यदि आपका 60% का स्कोर होता है, आपके 12 क्वेश्चन सही होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन नॉर्मल है। यदि आपके 14 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, जिसको हम गुड स्कोर बोलते हैं। तो आपका गुड स्कोर है 14 क्वेश्चन सही होने पर। और यदि आपके 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत बेस्ट है। एक तरीके से मैं जीनियस स्कोर बोल सकता हूँ। तो आप अपना स्कोर इस तरीके से चेक कर सकते हो। वहाँ पर अपने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 4 कैंडिडेट थे जिनका 70+ स्कोर हुआ था। तो उन सभी 4 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 70% प्लस का स्कोर किया। और बाकी और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका 65 से 70 के बीच में स्कोर हुआ था। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप ऐड होना चाहते हो तो उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनके ऊपर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। और ध्यान रखना, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड होने के लिए और इन सभी क्वेश्चंस की यदि आप PDF लेना चाहते हो, ऐसे चाहते हो कि ये सभी PDF हमें एक साथ मिल जाए, तो हमारी बहुत सीरियसली तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आप ये भी ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि इसकी मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो अब हम अपना जो वीडियो था वो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल कंटिन्यू रहते हुए। तो देखो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है वैसे, यदि आपने बहुत सही ढंग से प्रिपरेशन किया तो क्वेश्चन नंबर पहला है, मेसेटा का पठार स्पेन, मालागासी का पठार चाइना, यूनान का पठार मेडागास्कर। इनमें से आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है। देखो, यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चलाना है कि यहाँ कौन सा सही है। इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो मेसेटा का पठार है वो स्पेन में, बात बिल्कुल सही है। मालागासी का पठार चाइना, ये बात गलत है, क्योंकि जो मालागासी का पठार है वो मेडागास्कर में। यूनान का पठार मेडागास्कर, ये बात भी गलत है, क्योंकि जो यूनान का पठार है वो चाइना में, जिससे लाओस, वियतनाम और म्यांमार की सीमा मिलती है। इससे क्या है, लाओस, वियतनाम और म्यांमार की सीमा मिलती है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपके सामने बिल्कुल मेसेटा का पठार स्पेन के मध्य में है, मालागासी का पठार मेडागास्कर में है, यूनान का पठार चाइना में है। और जो यूनान का पठार है वो चाइना का एक प्रांत है जिसकी सीमा लाओस, वियतनाम और म्यांमार इन 3 कंट्रीज से मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तनिकी पठार, दक्कन का पठार, परपटी जमाव, इथोपिया, उच्चभूमि, तापीय विस्तार, तिब्बत का पठार। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही क्यों है आंसर का आपको पता चलाना है, तो आप मिलाओ इनको। तो देखो मैं बता देता हूँ, विवर्तनिकी पठार, दक्कन का पठार, बात बिल्कुल सही है। जो दक्कन का पठार है वो एक विवर्तनिकी पठार है। उसके बाद हम बात करें इथोपिया का पठार, तो जो इथोपिया का पठार है वो क्या है, वो एक तापीय पठार है। क्या है? इथोपिया का पठार, जिसको हम इथोपिया उच्चभूमि बोलते हैं, वो किसका उदाहरण है? तापीय विस्तार का। तिब्बत का पठार परपटी जमाव का है, और दक्कन का पठार विवर्तनिकी पठार है, जिसका निर्माण प्लेट विवर्तनिकी क्रियाओं के द्वारा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, वही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो जो कैंडिडेट थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन आसान है, और बाकी भाई जो लोगों की प्रिपरेशन नहीं है उनके तो पसीने आ रहे होंगे। और ध्यान रखना, यही यदि आपके यहीं पसीने आ रहे हैं तो सेंटर में जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपके पसीने ज़बरदस्त तरीके से आएंगे। आपके पास एक तरीके से बहुत ज़्यादा पसीना आएगा पेपर को देखते ही। तो आपको सही ढंग से प्रिपरेशन करनी है, अब भी पसीना बहाना है आपको, और आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि वहाँ पर आपके पसीने ना पाएँ। तो तिब्बत का पठार, आपको यहाँ पर तिब्बत के पठार के संबंध में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात है, तिब्बत का पठार संसार में सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार है। दूसरी बात है, तिब्बत के पठार का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट की टक्कर से हुआ है। और तीसरी बात है, तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को कमज़ोर कर उत्तर की ओर विस्थापित कर देता है। यहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन नहीं देता हूँ क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, एक स्पेशल टॉपिक पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। देखो जब तक आप कोशिश हो तो क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देना सीखो, ऑप्शन मत देखो, बेस्ट रहेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तिब्बत का पठार संसार में सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार है। ये बात बिल्कुल सही है, जो तिब्बत का पठार है संसार का सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार है, इसी कारण इसको संसार की छत बोलते हैं। दूसरी बात है, तिब्बत के पठार का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के टक्कर से हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट आपस में टकराई थी तो 33 सागर का तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ था। तीसरी बात है, तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को कमज़ोर कर उत्तर की ओर विस्थापित करता है। ये बात यहाँ पर पूरी गलत है, क्योंकि जो तिब्बत का पठार है उसका भारतीय मानसून के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख रखा है यहाँ, आप आराम से बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो इनको। तिब्बत के पठार एक का निर्माण है जो प्लेट विवर्तनिकी क्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? प्लेट विवर्तनिकी क्रिया का परिणाम है। और जो तिब्बत का पठार है वो दक्षिण में तो हिमालय पर्वत, पूर्व में कुनलुन पर्वत और पश्चिम में काराकोरम पर्वत, इनसे घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। दक्कन का पठार भारत का पठार है जो प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत है। तो इसमें भी मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको बिना ऑप्शन देके इसको सही करना है। देखो दक्षिण भारत का अधिकांश भाग दक्कन पठार से निर्मित है। पहला कथन, दक्कन पठार में भारतीय खनिज एस के रूप में अभ्रक पाया जाता है। दूसरा कथन, यह दक्कन ट्रेप को समाहित करता है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखीय विशेषता है। तीसरा कथन, तीनों में से आपको पता चलाना है कौन सा सही है। बिल्कुल हम इसका डिस्कशन करते हैं। दक्षिण भारत का अधिकांश भाग दक्कन पठार से निर्मित है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम भारत का मानचित्र देखते हैं बिल्कुल इस तरीके से रहता है, वो ऐसे करके ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है इस साइड से ऐसे, ये क्या हो रहा है, कर्क रेखा गुजर रही है। यहाँ पर क्या है, इस इलाके में पश्चिमी घाट है और इस इलाके में पूर्वी घाट है। अब इसका जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है, जो ये बीच का क्षेत्र है ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, हमारा दक्कन का पठार है।
ये क्या है, यहाँ पर ढक्कन का पठार है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं ढक्कन पठार में प्राथमिक खनिज एस के रूप में अभ्रक पाया जाता है कि जो ढक्कन का पठार है वहाँ पर जो अभ्रक है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ढक्कन ट्रैप को समाहित करता है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी विशेषता है। जो ढक्कन ट्रैप है वो भारत की सबसे बड़ी एक तरीके से ज्वालामुखी विशेषता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा बता दिया आपको, तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक अलग बात ये है यहाँ पर कि जो ढक्कन का पठार है वो खनिजों के मामले में धनी है। दूसरी बात है ढक्कन का पठार का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के द्वारा हुआ था। दूसरी बात ढक्कन का पठार एक लावा पठार है क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था। और यहाँ पर काली मिट्टी प्रचुरता से या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, कोलंबिया पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, यह कोलंबिया नदी और स्नेक नदी का मिलन स्थल है। दूसरा कथन, यह कॉस्टेड रेंज और रॉकीज पर्वत से घिरा हुआ है। अब आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। 5वें क्वेश्चन में दोनों कथन सही हैं कि जो कोलंबिया का पठार है, किसके बारे में पूछा हुआ है, कोलंबिया के पठार के बारे में पूछा हुआ है। तो ये एक कोलंबिया नदी बह रही है बिल्कुल इस तरीके से, और इसकी ये एक सहायक नदी है स्नेक नदी, और इन दोनों के मिलन पर क्या है, ये है कोलंबिया का पठार। क्या है, ये कोलंबिया का पठार है। अब यहाँ से क्या क्या बन रहे हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन रहा है कि जो कोलंबिया का पठार है वो कोलंबिया नदी और स्नेक नदी, ये कोलंबिया नदी है, ये स्नेक नदी है, इन दोनों के मिलन स्तर पर है। दूसरी बात ये बन रही है कि जो कोलंबिया नदी है वो कोलंबिया के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कोलंबिया नदी कोलंबिया के पठार को 2 पार्ट्स में या 2 भागों में डिवाइड कर रही है। अब इस कोलंबिया के पठार के इस साइड में तो है रॉकीज पर्वत, एक साइड में है रॉकी पर्वत और दूसरी साइड में है कॉस्टेड रेंज। एक साइड में कॉस्टेड रेंज है और एक साइड रॉकीज पर्वत है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। देखो मैंने लिख रखा है कोलंबिया का पठार कोलंबिया व इसकी सहायक नदी स्नेक के मिलन स्थल पर है। यह कॉस्टेड रेंज और रॉकीज पर्वत से घिरा हुआ है, साथ ही कोलंबिया नदी से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद आता है कोलोराडो के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आपको इन तीनों कथनों में से खुद को पता लगाना है बिना ऑप्शन देखे हुए कि कौन कौन से सही है। पहला है यह पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है। पहला है यह पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है। दूसरा कथन है यह मेसा और बटस जैसे शुष्क स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। और तीसरा है यह पठार आर्टिसियन कुओं के लिए प्रसिद्ध है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कथन, जो कि बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो कोलोराडो का पठार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, ना कि पूर्व में। कहाँ स्थित है, पश्चिम में स्थित है, इस कारण ये गलत है। दूसरा कथन है मेसा और बटस जैसी शुष्क स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। बात बिल्कुल सही है कि जो कोलोराडो का पठार है वहाँ पर मेसा और बटस जैसी शुष्क स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। और मेसा और बटस, इसको हम बूटस भी बोलते हैं, ये 2 ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं जो शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और उसके बाद होता है यह पठार आर्टिसियन कुएं के लिए प्रसिद्ध है, कि जो कोलोराडो का पठार है वो भूमिगत जल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आर्टिसियन कुएं पाए जाते हैं। और आर्टिसियन कुएं कौन से होते हैं, जिनमें अपने आप ही पानी बाहर निकलता रहता है। एक बोरवेल खोदा और उससे पानी बिना मोटर के अपने आप ही बाहर आ रहा है, वो क्या होता है, आर्टिसियन कुएं होते हैं। बिल्कुल ये डिस्क्रिप्शन लिख रखा है मैंने, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है।
कि कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। और ध्यान रखना, कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है और इस पश्चिमी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन स्थित है। और जो ये प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो इससे हमारी दो बात क्लियर हो रही है कि कोलोराडो के पठार पर कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है और कोलोराडो के पठार पर ही अमेरिका का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन स्थित है। उसके बाद है कोलोराडो का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है जो दो पर्वतों से घिरा हुआ है। एक है इसके बाद आर्टिशियन कुएं पाए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आप निशान लगा लो कि आपके कितने सही है, इसमें कितने गलत हैं। कटंगा का पठार कांगो, पैटागोनिया का पठार ब्राज़ील और अनातोलिया का पठार बोलिविया। यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, समझो बहुत कम प्रिपरेशन आपकी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। समझो आप अब तक केवल धूल में लाठी बजाने का काम कर रहे थे। देखो यहाँ पर केवल एक बात बिल्कुल सही है कि कटंगा का पठार कांगो क्षेत्र में, जो अफ्रीका का कांगो क्षेत्र है वहाँ पर कटंगा का पठार है जो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पैटागोनिया का पठार ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। और अनातोलिया का पठार ये कहाँ पर है, चिली में। इस कारण ये दोनों गलत है, केवल सही है पहला बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कटंगा का पठार कांगो में स्थित है जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में स्थित है। अनातोलिया का पठार टर्की के अधिकांश भाग में विस्तृत है। जो अनातोलिया का पठार है वो एक अंतर्पर्वतीय पठार है जो कि पोंटियाक और टॉरस दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। और अनातोलिया का जो पठार है यहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेटस दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर, जहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन को सही करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चनों में सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मैदान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, नदियों द्वारा बाढ़ के अवसादों के जमाव से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। दूसरा, नदियाँ जब अपरदन क्रिया के दौरान आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है। और तीसरा है, ज्वालामुखी उद्गार से बने मैदान लोयस मैदान है। तीनों में से आपको कौन सा सही है बताना है। पहली बात, नदियों द्वारा बाढ़ के अवसादों के जमाव से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, नदियां जब अपरदन क्रिया के दौरान आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संप्राय मैदान का निर्माण होता है, दूसरी बात बिल्कुल सही। तीसरा, ज्वालामुखी उद्गार से बने मैदान लोयस मैदान है, ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पर, कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे बने हुए मैदानों में क्या बोलते हैं हम, लावा मैदान बोलते हैं। और लोयस मैदान कौन से होते हैं, जो पवनों के द्वारा बनते हैं, कि जब पवनें अपने साथ बारीक कणों को उड़ा के लेके आती हैं, फिर उनको निक्षेपित करती हैं और उस क्षेत्र में जो मैदान बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, लोयस का मैदान बोलते हैं। और ये लोयस के मैदान है वो चीन, तुर्किस्तान और मिसिसिपी के मैदानों में विस्तृत है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा के फैलने से निर्मित मैदान को लावा मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा मैदान कहते हैं। सिंपल बात है। नेक्स्ट है, मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। आपको पास 3 युग्म हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कास्ट मैदान एड्रियाटिक सागर के तट का मैदान, हिमालय निर्मित मैदान फिनलैंड का मैदान, पटल विरूपणी मैदान हंगरी का मैदान। बिल्कुल सही आंसर का पता चलाओ, आसान सा क्वेश्चन है वैसे। तो यहाँ पर देखो, कास्ट का मैदान एड्रियाटिक सागर तट का मैदान बिल्कुल सही है। हिमालय निर्मित मैदान फिनलैंड का मैदान बिल्कुल सही है। पटल विरूपणी मैदान हंगरी का मैदान, यह भी सही है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। देखो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं हम। जो हिमालय निर्मित मैदान है वो कनाडा, फिनलैंड और स्वीडन, इन तीनों क्षेत्रों में विस्तृत हैं। ये जो तीनों के तीनों क्षेत्र हैं, कनाडा, फिनलैंड और स्वीडन, ये उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत हैं। उसके बाद है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, विदाउट ऑप्शन आपको सॉल्व करना है इसको।
मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह मुख्यतः उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ वाष्पीकरण वर्षा के अनुपात में कम होता है। अधिकांश मरुस्थलों की उत्पत्ति समुद्र तटों के किनारे होती है। तीनों बातों में कौन सी सही है पता चलाना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। यहाँ वाष्पीकरण वर्षा के अनुपात में कम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। जहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा के अनुपात में कम होगा, मतलब है कि जहाँ पर वाष्पीकरण कम हो रहा है, वर्षा अधिक हो रही है, तो वहाँ तो मरुस्थल हो ही नहीं सकता। मरुस्थल कहाँ होगा? जहाँ पर बरसात कम हो रही है, वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, समझना। तीसरी बात है, अधिकांश मरुस्थलों की उत्पत्ति समुद्री तटों के किनारे होती है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। भाई जो पौने होती हैं वो सागरीय तटों से नमी लेके और स्थलीय भागों की ओर गति करती हैं। अब जैसे जैसे सागरों से नमी लेकर और स्थलीय भागों के अंदर गति करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, तो उनमें क्या होगा, जैसे जैसे स्थलीय भाग की ओर जाएंगी तो उनमें जो नमी की मात्रा है वो घटती जाएगी, और जैसे जैसे नमी की मात्रा घटती जाएगी तो उनकी बरसात भी घटती जाएगी। तो इससे हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अधिकांश मरुस्थल हैं वो सागर तटों से दूर स्थित हैं, क्योंकि किनारों पर बहुत ही अधिक मात्रा में बरसात होती है। कुछ ही अपवाद स्वरूप होते हैं जहाँ पर मरुस्थल किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिया। और बता देता हूँ, मरुस्थल पृथ्वी पर शुष्क या अर्धशुष्क स्थल होते हैं। ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर उच्च दाब होता है। उसका कारण ये है क्योंकि जहाँ पर हाई प्रेशर रहता है वहाँ पर पवनें एंट्री नहीं कर पाती, और जहाँ पर आर्द्र पवनें नहीं घुस पाएंगी तो वो बरसात किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगी। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर उच्च दाब का कारण होता है नीचे उतरती हवाएं, जो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र है, जहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठी हुई हवाएं नीचे उतरती हैं। उस क्षेत्र में ये मरुस्थल पाए जाते हैं, और इनकी एक विशेषता है तापीय प्रतिलोमता की स्थिति। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बिल्कुल यही कंप्लीट होता है। मैंने पीडीएफ में 20 क्वेश्चन डाले थे, यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहा हूँ। और आपको ऐसे और 10 क्वेश्चन की पीडीएफ लेनी है तो प्लीज़ ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। ध्यान रखना, उस व्हाट्सएप ग्रुप का आपका थोड़ा सा चार्ज देना होगा। चार्ज बिल्कुल नामात्र है। आप एक बिल्कुल सस्ते से सस्ती मार्केट में बुक लेके आओगी, उससे भी कम कीमत है उसकी। और मैं इसी तरीके की आपको टोटल 444 क्वेश्चन तो सॉल्व करवा दिया। अब भी मैं कम से कम आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊँगा इसी तरीके से। तो मार्केट में ये बुक लेके आओगे तो आपको समथिंग 600-700 रुपये की मिलेगी, और यहाँ पर आपको 200 रुपये में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोज़ मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास चलेगी, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा पीडीएफ में, पिछले साल के पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, 70% प्लस का स्कोर मिलेगा। तो चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना ही, इसको सब्सक्राइब करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और बेल आइकन को दबाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जमकर कमेंट करो। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।